जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जी के जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 31 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं। और साथियों, साथ ही साथ हिंदी का जो पेपर नंबर 2 होता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको 22 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे, सरोजिनी नायडू, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो साथियों, पंडिता रमाबाई ने की। किसने किया? पंडिता रमाबाई ने किया। भारतीय समाज सुधारक पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की निस्सहाय विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1889 में बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की थी। उन्होंने अपने परिवार से निष्कासित अल्प आयु की विधवाओं को शरण देने के लिए पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी और इसके अलावा समाज द्वारा बहिष्कृत महिलाओं को घर प्रदान करने के लिए कृपा सदन की भी स्थापना की थी। तो किसने किया था ये सब सारी सुविधाएं? पंडित रमाबाई ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? केन एस्टोन, एलन बरकार, बेन कार्लिन, ए.ओ. ह्यूम। तो किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो साथियों, ए.ओ. ह्यूम ने अहम भूमिका निभाई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस स्थापना के पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की। वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक, उद्यान विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, तुर्की के खलीफा को। ठीक है, तुर्की के खलीफा को अपमानित करने के लिए, खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा को पदच्युत करने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन थे। ठीक है, वो 2 आंदोलन खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन थे। यद्यपि दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, आगा खान, हामिद अली खान। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो साथियों, आगा खान ने। किसने किया? आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब बकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से हुई। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग करना था। ठीक है, तो ये था लीग का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, स्वामी विवेकानंद को, लाला लाजपत राय को। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के 562 रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने के कार्य का प्रभार संभाला था। उनकी तुलना इस संबंध में जर्मनी के ऑटो वान बिस्मार्क से है, जिन्होंने 1860 के दशक में ऐसा ही महान कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, अलीपुर षड्यंत्र मामला।
तो अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो साथियों अलीपुर षड्यंत्र मामला से जुड़ा है अरविंद घोष का नाम। ठीक है, अरविंद घोष अलीपुर बम षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। यह मई 1908 से मई 1909 के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था। अरविंद घोष पर हमले की योजना बनाने और ठीक है, अरविंद घोष पर हमले की योजना बनाने और सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि उन्हें 1909 में आरोप मुक्त कर दिया गया था। चित्तरंजन दास इस मामले में उनके वकील थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए केंद्र, हीरे को काटना एवं हीरे की पॉलिश, जहाज तोड़ने का उद्योग। तो कांडला जो कि कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, किसके लिए जाना जाता है साथियों? तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अन्य बंदरगाहों की भांति यहाँ लाकर भरे छांटे और तैयार किए जाने वाले माल पर चुंगी नहीं लगती। आयात किए जाने वाले माल पर भी आयात शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तरांचल। तो किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है साथियों? तो केरल को जो है वो भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल को भारतीय राज्य का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ मसालों के अंतर्गत काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, हल्दी आदि का उत्पादन किया जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया। सबसे बड़े टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सबसे बड़ी कोयला खाने या सबसे बड़ी अभ्रक या माइका खाने, किसके लिए तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? ठीक है, तो साथियों सबसे बड़ी यूरेनियम खाने खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया साथियों, सबसे बड़ी यूरेनियम खान की वजह से। ठीक है, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में मिली है। अगला प्रश्न है, घुमरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, गोंड, हो, कोल। तो घुमरिया जो है वो किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो साथियों उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है घुमरिया। ठीक है, उरांव जनजाति का युवा गृह घुमरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? सर्वोच्च न्यायालय, वित्त मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो साथियों जो मुख्य एजेंसी है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे की सिफारिश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 मई को, 2 अप्रैल को या फिर 2 मार्च को? तो वेटलैंड दिवस साथियों जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे हैं। और साथियों आप लोगों को जो PDF मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में ठीक है मनाया जाता है। ध्यातव्य है साथियों कि वर्ष 2023 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है जो है वो निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है तो साथियों यह जो है गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी
अभ्यारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव जो है वो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1968 में, 1970 में, 1992 में, 1994 में। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी साथियों? तो 1992 में किया गया था भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत। ठीक है, हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों को सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? 10वें, 15वें, 12वें या फिर 245वें? तो किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? ठीक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है 15वें। ठीक है, भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। 15वें संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360 या फिर आर्टिकल 365? तो साथियों अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 का उपयोग कर भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपात भारतीय संविधान में वर्णित तीसरे प्रकार का आपात है। भारत में आज तक वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा हुआ है। पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, इरविन सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था साथियों। ठीक है, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। मदन मोहन मालवीय एवं राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से यह समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो साथियों राजकुमार शुक्ल ने दिया था गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण। ठीक है, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति किसे कहा जाता है? मालिकों द्वारा जो तय दामों पर बेचना पड़ता है किसानों को, ठीक है, उन्हें ही कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या फिर संयुक्त प्रांत में? तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे साथियों? तो वो जो है कहाँ पे रहे? एक बिहार में रहे और एक संयुक्त प्रांत में रहे। ठीक है, तो बिहार और संयुक्त प्रांत 2 जगहों पर रहे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1 और 4 बनेगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत माने अब उत्तर प्रदेश हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना,
आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा साथियों? तो जो है मुंगेर, मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा। तो आपका जो राइट आंसर होगा केवल 5 होगा। ठीक है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, वह थे जगदीशपुर, जो कि शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला में पड़ता है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? करे योग, रहे निरोग, स्वयं और समाज के लिए योग, योग में युवा योगदान, समाज के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है साथियों? तो स्वयं और समाज के लिए योग, यही थीम था। ठीक है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है साथियों। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम अपनाया जाता है। साल 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में जूलियन बेवर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, विक्रांत मलिक। तो साथियों नीरज चोपड़ा जो हैं वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्क में पावर नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं इस इवेंट में फिनलैंड के टोनी केरेनन ने रजत पदक जीता। बता दें कि नीरज के नाम 89.94 मीटर थ्रो का भारतीय पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। ठीक है। 89.94 मीटर का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो साथियों बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। इस परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड हैं। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल, आदिल रशीद, एडम जंपा, संदीप लामिछाने। तो साथियों T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो हैं संदीप लामिछाने। ठीक है। कौन है? संदीप लामिछाने हैं। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने 100 T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों यूनेस्को, UNHCR, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, IMF। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो UNHCR जो है संयुक्त राष्ट्र की UNHCR संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी
यूएनएचसीआर ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। यूएनएचसीआर ने बताया कि टेलीविजन श्रृंखला द जेंटलमैन और द व्हाइट लोटस में अभिनय करने वाले जेम्स ने 2016 से यूएनएचसीआर का समर्थन किया है और इसके संबंध में उन्होंने और ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा भी की है। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा साथियों। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।